मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2 अप्रैल के बाद से लगातार जिस तरह कश्मीर घाटी में कठुआ गैंगरेप केस में इंसाफ की आवाज बुलंद हुई, उसने सत्ता नशीनों को इस मामले में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त एक्शन के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक कि सेंटर की मोदी सरकार ने भी देश भर में हो रही ऐसी दर्दनाक वारदातों के मद्देनजर बच्चियों से रेप करने वालों को कानून में बदलाव कर सजाए मौत देने का इंतजाम कर दिया। पर कश्मीर में कठुआ केस में इंसाफ की मांग बुलंद करने वाले बच्चों और स्टूडेंट्स के साथ सरकार की सख्ती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने कश्मीर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का फैसला ले लिया है। कहा यह भी गया है कि कश्मीर में जिन वजहों से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है, उसमें से एक बड़ी वजह यह कोचिंग सेंटर भी है। पहले 3 महीने के बाद इस फैसले पर रिव्यू की बात की गई थी, जिसे घटाकर अब 15 दिन किया गया है। यहां तक कि कई कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी एकेडमिक वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अनंतनाग और शोपियां समेत कई जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिस पर आंसू गैस के जरिए काबू पाना पड़ा। बड़ा सवाल आज हम यह उठा रहे हैं कि क्या कोचिंग सेंटरों पर ताला लगाना वाकई जरूरी हो गया था? कश्मीर में तालीमी माहौल के बिगड़ने से आखिर किसका होता है नुकसान? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, और जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर आज खुद हमारे खास मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। कश्मीर में कोचिंग सेंटरों पर हुकूमत का ताला। क्या कोचिंग पर ताले से और बिगड़ रहे हैं वादी के हालात? क्या तलबा के एहतजाज को खत्म करना चाहती थी हुकूमत? क्या कोचिंग सेंटरों पर ताला लगाना जरूरी था? कश्मीर में तालीमी माहौल के बिगड़ने से किसका होता है नुकसान? कश्मीर में कोचिंग सेंटरों पर रियासती हुकूमत ने ताला लगा दिया है। रियासती हुकूमत ने 90 दिनों तक एकेडमिक प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों को बंद करने का फैसला किया है। फैसले की वजह तलबा की स्कूलों और कॉलेजों से दूरी बताई जा रही है। वहीं 12वीं जमात पास करने वाले तलबा को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोचिंग फराहम करने वाले कोचिंग मराकिज पर यह हुक्मनामा लागू नहीं होगा। नहीं, देखिए, मैं फोकस को हटाना नहीं चाहता हूँ। मेरा फोकस है कि स्कूलिंग ठीक हो जाए, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, स्कूल्स नॉर्मल फंक्शन करे। हम डिस्ट्रैक्शन देख रहे थे बच्चों को, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। हमें लगा डिस्ट्रैक्शनों में से एक डिस्ट्रैक्शन ये है, कोचिंग सेंटर्स एक डिस्ट्रैक्शन है। शायद जो अटेंडेंस बच्चों की स्कूलों की तरफ कम है, एक डिस्ट्रैक्शन हमने पाया मीटिंग में, जहां हमारे सब प्रिंसिपल्स वादी के थे कि कोचिंग सेंटर्स एक डिस्ट्रैक्शन है। हम कोचिंग सेंटर्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कोचिंग सेंटर्स भी अपना काम करेंगे। जिस वक्त हमें महसूस होगा हम फिर कहेंगे उनको कि आप फिर काम अपना करिए। फ़िलहाल हम स्कूलों में पहले देखेंगे पढ़ाई कैसी चलेगी, तो अभी इमीडिएटली कोचिंग सेंटर्स को हम फ़िलहाल उनको गुजारिश करेंगे, गुजारिश के साथ साथ ऑर्डर करेंगे। विल बाय एन ऑफिशियल ऑर्डर आस्क देम टू स्टॉप देयर शॉप्स फॉर सम टाइम। कितना टाइम के लिए? We will review it after 90 days. कश्मीर में ट्यूशन सेंटरों को बंद करने से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ट्यूशन सेंटरों के मालिकान का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वज़ीर तालीम अल्ताफ बुखारी ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि वो स्कूलों को चालू रखने में अपना ताउन करें। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूल और कॉलेजेस बंद रहने से तालीमी सरगर्मियां बेहद मुतासिर हुई हैं। शायद ज़रूरत होगी सेक्रेटरी साहब को भी अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व, दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी और स्कूल एजुकेशन को भी। विल टेक केयर ऑफ दिस दैट इंशाल्लाह स्कूल्स एंड कॉलेजेस फंक्शन नॉर्मली, आवर चिल्ड्रन गेट एजुकेशन व्हाट दे डिज़र्व, द बेस्ट एजुकेशन। मैं फिर आज अपने लोगों से अपील करना चाहूँगा, मैं वालिदैन से अपील करना चाहूँगा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे मदद कीजिए कि स्कूल और कॉलेजेस में आपके बच्चे ठीक तरह से पढ़ें। बच्चों पे अपने घरों में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि दे डोंट फील कि दे आर अनवांटेड चिल्ड्रन, दे आर वेरी स्पेशल चिल्ड्रन फॉर अस। ये हमारे बच्चे हैं। इस वक्त शायद इमोशनली ये बहुत हर्ट हुए हैं जो कुछ हो रहा है, तो हमें इनके इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। वो मेरी मदद करें, मैं वादा करता हूँ उनको कि हम उनके बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दें। बयान आया या ऑर्डर आया है, पहली बात है इल प्लान्ड है, इल एडवाइज्ड है और इल टाइम्ड है। कि आज का दिन जो था, इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। ये ऑर्डर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था, न कि
कोई हमने जो है बिकॉज वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑर्डर कि ये कौन सा सेंटर बंद रखना है, कौन सा खुला रखना है। और पर्सनली जो हमारी उनके साथ बात भी हो गई, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इस एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्ट्रीमलाइन द कोचिंग सेंटर। तलबा और स्कूलों के हक में रियासती हुकूमत के फैसले को एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस फैसले से ट्यूशन सेंटरों के मालिकान की नाराजगी भी सामने आई है। इस फैसले के खिलाफ कश्मीर में तलबा के एहतजाज का भी सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर में दीगर वजूहात की बिना पर स्कूल और कॉलेजेस बंद रहने से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, तो क्या इसके जिम्मेदार ट्यूशन सेंटर हैं? कश्मीर में तालीमी माहौल के बिगड़ने से किसका होता है नुकसान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो तालीमी माहौल बिगड़ने से आखिर किसका होता है नुकसान, यह है हमारा सीधा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बशीर असद साहब मौजूद हैं, जो कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आज कोलकाता से हमारे साथ इस लाइव बहस में जुड़ रहे हैं। फैजान रजा के वो चेयरमैन हैं और फैजान रजा के तहत वो भी कई तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यूपीएससी के बच्चों की तैयारी करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज मैं अल्ताफ बुखारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार ने ये जो कड़ा फैसला लिया है, क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा जरूरी हो गया था ये, या फिर इसके अलावा भी और कोई कदम उठा सकते थे आप स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए? क्योंकि इससे खासी नाराजगी नजर आ रही है स्टूडेंट्स में भी, और जो कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं वो तो नाराज हैं ही सरकार के इस कदम से। देखिए, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन हमने कहा कि हम कोचिंग जो ट्यूशन सेंटर्स है 90 डेज का बैन इन पे लगाएंगे और 15 दिन के बाद पहला रिव्यू इस पे होगा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ इन कंटिन्यूटी। हमने 15 दिसंबर को पहली मीटिंग इनके साथ की थी। एक हाई कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसके तहत कुछ चीज़ें फुलफिल करनी थी कोचिंग सेंटर्स को, जिनमें ये था कि कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे फ़ीस क्या ली जा रही है, क्या वो अप्रूव्ड फ़ीस है, जो ट्यूशन वहाँ पढ़ाते हैं जो फैकल्टी है क्या वो क्वालिफाइड है, उनकी तनख्वाहें क्या हैं, स्पेस जो है वो कितनी स्पेस है, और ट्यूशन सेंटर्स 1 घंटा स्कूल टाइमिंग से पहले बंद होंगे और शाम को 1 घंटा बाद में चालू करेंगे। ये सारी बातें तो ठीक है, ये सारी बातें तो पुरानी है, हमने लेकिन दिसंबर से अभी ये जो रोक आपने लगाई है कोचिंग सेंटर्स बंद करने का जो फैसला लिया है, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, उस पर आते हैं ना। ट्रिगर पॉइंट तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का वो है कठुआ गैंगरेप केस में जिस तरह से इंसाफ की आवाज बुलंद हुई, सरकार के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की गई। सुनिए, मैं यहाँ आप नहीं देखिए, कल एक रिव्यू हम लोग कर रहे थे, वी वर रिव्यूइंग कि स्कूलिंग कैसे ठीक तरह से हो जाए। उसमें एक पॉइंट ये आया कि साहब बच्चे 11 बजे अटेंडेंस के लिए जब रिपोर्ट करते हैं तो स्कूल अथॉरिटीज़ उनको अंदर आने नहीं देते हैं। जब हमने मालूम किया क्यों 11 बजे बच्चे बहुत सारी जगह पे रिपोर्ट करते हैं, तो पता लगी कि कोचिंग सेंटर से बच्चों को 11 बजे छोड़ा जाता है, फिर वो 11:30 बजे पहुँचेंगे जब स्कूल के गेट पे। स्कूल के गेट पे उनको ऑब्वियसली अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अगर 9:30 का टाइम है तो 11:30 बजे बच्चे को कौन अंदर आने देगा? सो इट बिकम्स वन ऑफ द रीजंस फॉर देम टू गेट एंग्री देयर। सो वी थॉट इट इज़ बेटर, चलिए अगर ये डिस्ट्रैक्शन एक इनकी बन रही है, इस डिस्ट्रैक्शन को भी देख लें। दूसरा, हम ये भी चाहते थे, ज़रूर हमारा ये, मैं नहीं कहूँगा कि हम रेगुलेशन नहीं चाहते थे, हम बिल्कुल इनको जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनको भी रेगुलेट करना चाहते थे। वी वांटेड टू सी, आखिरकार दिसंबर से हमने लगातार इनको कहा है अगर इफ़ दे हैव नॉट मेट द कंडीशंस, जो मीट करता है कंडीशंस उसको अलाउ करेंगे हम, और जो नहीं करेगा मीट कंडीशंस उन पे तो बहरहाल वी विल हैव टू गो एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है अल्ताफ बुखारी साहब, लेकिन कतन ऐसा नहीं है। अभी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स जो कठुआ का रेप, लेकिन दरअसल अभी सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिस तरह से छात्र स्टूडेंट्स सड़कों पर आकर एक तरह से कठुआ गैंगरेप मामले में इंसाफ मिले लड़की को, लड़की की फैमिली को, उसकी मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन प्रोटेस्ट को खत्म करने की मंशा सरकार की थी।
ऐसी बातें सामने आई और आपने खुद भी कहा कि ये जो कोचिंग सेंटर हैं ये दरअसल स्टूडेंट्स का ध्यान भटका रहे हैं पढ़ाई से, इसलिए हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मीम अफजल साहब हमारे साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये डिसीजन लेना जरूरी हो गया था, मजबूरी बन गया था सरकार के लिए, या फिर कहीं ना कहीं इससे और ज्यादा हालात खराब तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आज हमने देखा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आ गए, अनंतनाग में और भी कई जगह पर, और पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जो अल्ताफ बुखारी साहब फरमा रहे हैं यहाँ पर कि खराबी है सिस्टम के अंदर, तो अगर खराबी है तो खराबी को दुरुस्त करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि सिस्टम को ही ख़त्म कर देना चाहिए। आपने कहा कि अभी 3 महीने तक हमने ये तजर्बा किया है। मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ जो साल के ख़त्म होने का कौन सा ज़माना होता है, कब एग्ज़ाम होते हैं, चूँकि आपके यहाँ मौसम का काफ़ी फ़र्क है। लेकिन मैं समझता हूँ ये फ़ैसला जो किया है आपने, ये ठीक फ़ैसला नहीं है। देखिए, कोचिंग सेंटर पूरे मुल्क में चलते हैं, ट्यूशन भी एक ऐसी चीज़ है जो कमज़ोर बच्चों को इस काबिल बनाती है। अब आपने एक बात बताई कि लोग 11 बजे बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचते थे, तो सख्ती के साथ आप उनको कहिए कि वो कोचिंग सेंटरों को बाकायदा हिदायत दें कि आपका कोई भी सेंटर जो है वो स्कूल टाइमिंग के पहले चलेगा या स्कूल टाइम के बाद चलेगा। तो ये तरीका अपनाया जा सकता था, लेकिन आपने कोचिंग सेंटर बंद करके एक और मुसीबत मोल ले ली। देख, कश्मीर के, अब ये एक सवाल आपने सबसे पहले जो पूछा था कि इससे नुकसान किसका हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर ख़राब हो रहा है, या स्टूडेंट जिस तरह से आते हैं सड़कों पर आकर के एहतजाज में हिस्सा लेते हैं। मैं समझता हूँ एहतजाज तो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं और देश के हर हिस्से में करते हैं, लेकिन अगर तालीम का नुकसान होता है तो मैं समझता हूँ कश्मीर के बच्चों का नुकसान हो रहा है, उनके पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है, और उससे बड़ा इस देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर कश्मीर के बच्चे तालीम हासिल करने में पीछे रहेंगे और वो तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे जिसका उन्हें हक है, तो जाहिर है इससे सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, ये हमारे इस देश का भी नुकसान है। इससे बदनामी जो होगी वो भी पूरे देश की नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसको रिव्यू करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी चाहिए कि इस पर रिव्यू करें, और आज जो एहतजाज हो रहा है वो हो सकता है, वहाँ तो जो भी कुछ होता है, जरूरत एहतजाज को रोकने की नहीं है, ग्राउंड रियलिटी को जरूरत इस बात की नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक करने के लिए। 2 अप्रैल से कठुआ गैंगरेप मामले के सामने आने के बाद किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे थे, किस तरह से स्टूडेंट्स भी उसमें भागीदारी अपनी दे रहे थे, सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद हो रही थी कि भाई इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्या आपको लगता है कि उसका नतीजा है ये, जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स पर एक तरह से ताला लगा दिया गया और कड़ा फैसला है ये? जनाब, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपनी ऑब्जर्वेशन रखना चाहता हूँ। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी। सरकार और लोगों के दरमियान कंप्लीटली डिस्कनेक्ट है। सरकार कहीं ज़मीन पे मौजूद नहीं है। अब पुलिस है और कुछ और एजेंसीज हैं जिनकी वजह से सरकार शायद हमें लगती है कहीं ना कहीं पे है। अल्ताफ बुखारी साहब मेरे दोस्त भी हैं और मुहिब भी हैं, बहुत ही पुरखलूस आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। लेकिन ये जो एक कल्चर यहाँ पे पैदा हो गया है, मुझे आप माफ़ करें, मैं बहुत ही बेबाकी से बात करना चाहता हूँ। 2008, 2010, 2012 में जो आज सत्ता में है, इन्होंने आग में घी डालने की कोशिश की और एक कल्चर ऐसा बनता गया। आज हैरानी की बात यह है कि आज किसी को यह भी पता नहीं है कि हमारे बच्चे सड़कों पे क्यों है और पत्थर क्यों मार रहे हैं, बल्कि जबकि इशू इन हैंड अभी इस वक्त हमें कुछ लगता ही नहीं है। जहां तक कठुआ गैंगरेप का ताल्लुक है, उसके ऊपर कितनी सीना को भी करनी थी वो हो गई और दिल जल गए, आंखों में आंसू आ गए। एक लीगल प्रोसेस
प्रेशर के ऊपर प्रेशर बनते हुए जो मुल्क के सिविल सोसाइटी ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, एक प्रेशर बिल्ड हो गया, 2 मिनिस्टर्स मुस्तफी हो चुके हैं और एक लीगल प्रोसेस चल रहा है उस केस के हवाले से। उस हवाले से मुझे नहीं लगता है कि अभी कहीं पे उसके हवाले से शायद अब कोई किसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जनाब यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आज प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके हवाले से एक लीडरशिप ने स्टेटमेंट दिया और कंडेम किया कि आपने इसको बंद क्यों किया, इनको बैन क्यों किया। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि उसी लीडर से हमारे तवक्कात ये भी हैं कि वो हमारे बच्चों को कहते कि बच्चों अपनी स्कूलों के अंदर जाओ, तालीम पढ़ो, तालीम ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी ऑपरेशन सप्रेशन का मुकाबला करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन कहीं से ये कोई बात नहीं, हमारा भी यही पॉइंट है कि आप कश्मीर में देख लीजिए, जो बच्चे हासिल करना चाह रहे हैं उनको कैसे इस बात से रोका जा सकता है कि कोचिंग सेंटर ही बंद हो जाएं, उनका वहां जाने का सिलसिला ही बंद हो जाए, और इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? इफ्तिखार मिसगर साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो बच्चों को दरअसल भटका रहे हैं, कोचिंग सेंटर में जाकर उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई से भटक रहा है और इसके लिए कोचिंग सेंटर वाले जिम्मेदार हैं। इसके पीछे क्या आप देखते हैं, क्या मंशा है? देखिए समीर साहब, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब है बुखारी साहब, जैसे उन्होंने बताया, मैं थोड़ा कंट्राडिक्ट करूंगा अपने मिनिस्टर साहब को भी और अपने बशीर साहब मेरे यहाँ पे बाजू में बैठे हुए हैं, मैं दोनों से कंट्राडिक्ट करूंगा जी। अगर आप आज कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर से हम भी खुश नहीं है, हम भी चाहते हैं कि बच्चों को स्कूलों से अच्छी तालीम मिले और वो इसमें क्योंकि गरीब लोग भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, तो एक स्ट्रीमलाइन होके एजुकेशन मिले। लेकिन आज बदकिस्मती का आलम है, जब से ये सरकार आई है इन्होंने कैलेंडर बनाया है। पिछले 3 सालों से सरकार हर महीने में 5-8 दिन थोड़ा सा भी मसला कहीं हुआ तो स्कूलों को सरकार बंद करा देती है। जहां तक कोचिंग सेंटरों की बात हुई और हाई कोर्ट का रूलिंग हुआ, इज दैट एप्लीकेबल टू कश्मीर ओनली? इज माई मिनिस्टर सेटिस्फाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोचिंग सेंटर्स ऑफ जम्मू? ये पोलराइज कर रही है ये सरकार हम यहां पे डिवीजन कर रही है स्टेट का। अगर कोचिंग सेंटर्स कश्मीर में बंद हुए तो ये कोचिंग सेंटर जम्मू में भी बंद होने चाहिए, एक। नंबर 2, अगर मुझे कहीं पे ये बड़ी साजिश लग रही है इफ्तिखार साहब, लेकिन दलील ये दी जा रही है ना कि ये स्टूडेंट्स इन्होंने 12वीं जमात से आगे कोचिंग सेंटर्स खुले रखे, स्कूलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यूनिवर्सिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं, बर्बादी हो रही है इससे, इसलिए इनको रोकना पड़ेगा। नहीं, कौन नुकसान पहुंचा रहा है? स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आप मुझे बताइए, रिजल्ट क्या है स्कूलों का? आप मुझे बताइए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्या हमारी गवर्नमेंट इतना बड़ा परफेक्शन में है कि स्कूलों से 100% मिल रहा है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक निजाम चल रहा है कोचिंग सेंटरों का। आप कहीं पे ये मुझे लग रही है साजिश, क्योंकि हमारे बच्चे कंपीट कर रहे हैं कई सालों से, हमारे जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें बड़ी तरह से कंपीट कर रहे हैं, और आज इनको हटाया जा रहा है खाली कश्मीरी बच्चों को। और मुझे लग रहा है कहीं ये साजिश है। और आप मुझे बताइए, मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, चलो 3 महीने से आपका प्रोसेस चल रहा था, क्या ये मौजून टाइम था? ठीक है, क्या आपने प्रवोक नहीं किया बच्चों को? क्या आप आज बच्चों को ये नहीं बोल रहे कि हमने पत्थरों के लिए आपको बंद कर दिया? ठीक है, मुफ्ती मंजूर जायज साहब कोई और दे रहे हैं, फैजान रज़ा के चेयरमैन, आज की डेट में प्रोवोकेशन हो रहा है। मुझे ये समझाइए कि क्या आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि इस तरह से अगर कोचिंग सेंटर्स को, अगर स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकलकर किसी मसले को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं या फिर गलत रास्ता ही अख्तियार कर रहे हैं पत्थरबाजी का, तो हम स्कूलों को ही बंद कर दें, कॉलेजों को ही बंद कर दें, कोचिंग सेंटर्स को ही बंद कर दें, और इससे क्या वाकई भला हो पाएगा क्या? समीर भाई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए
कि जिस मुल्क को इल्म हुनर की बुनियाद पर बढ़ावा मिल रहा है वहाँ तालीम से रोका जा रहा है, इल्म हासिल करने से रोका जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक हम सब के लिए क्या हो सकता है। और हमारे वज़ीर जो बैठे हैं दरमियान में, हमारे वज़ीर साहब इस बात का दिफा कर रहे हैं। हमें तो अफसोस इस बात पर होता है कि हुकूमत वहाँ की अगर फेलियर है तो इस बात को वाज़ेह कर दे दुनिया के सामने कि हम बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यकीनन वहाँ पर किस हालात से बच्चे जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कल की डेट में कोचिंग खराब हो क्लासेस रहा है। में जाकर के अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, अपने आप को टॉप में लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बढ़ावा देना चाहते हैं, और वज़ीर साहब उनका दिफा करते हैं और उनको बंद कर रहे हैं या कोचिंग क्लासेस को बंद कर रहे हैं। क्योंकि तालीमी मेयार जो स्कूल की है वहाँ क्या कंडीशंस है वो खुद वज़ीर साहब जानते हैं। हाँ। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का हर शख्स जानता है कि उर्दू स्कूल से लेकर के हिंदू स्कूल हो और हर वो स्कूल के हालात क्या हैं वो सभी समझते हैं, और वो कोचिंग क्लासेस की हैसियत को भी जानने लगे हैं ये लोग। और आज अगर कोचिंग क्लासेस बंद कर दिया जाए तो हमारा मुआशरा कहाँ जाएगा, किस नीयत में हम जिएंगे। हमने अपने आप को अगर बढ़ावा देना है, हमारे बच्चों की तालीम को अगर रोक देंगे तो ये कौन सी साजिश के शिकार हैं वजीर साहब? किस साजिश के शिकार हैं? किसने कह दिया कि भाई वजीर साहब को कि भाई आप ऐसे कानून ले आए कि इन बच्चों को तालीम से भी रोक दिया जाए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए। मैं समझता हूं कि इल्म और हुनर ही हमें हिंदुस्तान को तरक्की की राह तक ले जाएगा। दुनिया में इकोनॉमिक संभालने वाला मुल्क हमें ये इल्म और हुनर ही देगा, और आप हमें बच्चों को तालीम से भी रोक रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। ऐसे वक्त में मैंने समीर भाई आज ही गुफ्तगू करने की कोशिश की थी महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि ये क्या मामला है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी। मैं कल सुबह जरूर बात करूंगा समीर भाई महबूबा मुफ्ती जी से कि आखिर ये क्या मामला है कि हम तालीम हासिल करने के लिए बच्चे कोशा हैं और आप उसे तालीम से भी रोक रहे हैं। बिल्कुल। अल्ताफ बुखारी साहब एक छोटा सा इसका जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊं। जो सवाल उठे हैं कि भाई तालीम हासिल करने से कैसे रोक सकते हैं आप, और इसको लेकर बड़ी नाराजगी स्टूडेंट्स में भी है कि भाई हम कोचिंग सेंटर्स जाना चाह रहे हैं, हमें सरकार कैसे रोक सकती है? पहले तो मैं आपको ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। जो लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं शायद वो शीशे के महलों में रह रहे हैं, उन्हें कलकत्ता में बैठ के कश्मीर के स्कूलों और कश्मीर के हालात का शायद मुशाहिदा ना हो। मैं उन्हें दावत देता हूँ वो यहाँ आए और हमारी स्कूलिंग देखे कैसी है। मैं बशीर असद साहब के साथ बिल्कुल ये एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ स्कूलिंग सुनिए हमारे यहाँ स्कूलिंग की बहुत जरूरत है। और बच्चों ने जो इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाया कठुआ इंसिडेंट पे बिल्कुल जाए। बुखारी साहब देखिए बुखारी साहब देखिए आपकी सरकार बात-बात पे इंटरनेट बंद कर रही है। हमारी सुनिए, पहले हमारी जिम्मेवारी पहले सेफ्टी है, हमारी जिम्मेवारी पहले सेफ्टी की बच्चों की है न। सबसे पहले सिक्योरिटी हमारी जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, हमारे मिसगर साहब ने कहा कि डिवीजन में हो रहा है, ये ऑर्डर दोनों डिवीजन्स पे एप्लीकेबल है और दोनों डिवीजन में एप्लीकेबल है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये डिसीजन लेना फिर वापस इसका होमवर्क नहीं किया था क्या वजीर साहब आपने? क्योंकि यहां पर दो बड़े अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बच्चों की, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी ज्यादा अहम है। दूसरी तरफ से सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि भाई आप सिक्योरिटी के नाम पर तालीम बंद कैसे कर सकते हैं, स्कूलों को कैसे बंद कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स को कैसे बंद कर सकते हैं, इससे नुकसान आखिर किसका होगा? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो कश्मीर में तालीमी माहौल के बिगड़ने से आखिर किसको होता है नुकसान, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ बुखारी साहब, क्या यह बात सही है कि आपने एक तरह से धमकी भरे अल्फाजों में यह तो कहा ही कि कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को भटका रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ से हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि अब भी अगर प्रोटेस्ट नहीं रुके, अगर स्टूडेंट्स ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना नहीं रोका, तो जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। क्या सही है ये बात? मुझे लगता है कि कहीं पे आपको कोई गलतफहमी हो रही है। देखिए, हम कह रहे हैं जो ये कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स हैं,
ट्यूशन सेंटर्स हमारे बच्चों का ध्यान स्कूलिंग, जो नॉर्मल स्कूलिंग है, नॉर्मल स्कूलिंग से डिस्ट्रैक्शन इनकी हो रही है. वी वांट नॉर्मल स्कूलिंग बिकॉज ट्यूशन सेंटर्स कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू नॉर्मल स्कूलिंग. ट्यूशन सेंटर मान सकते हैं जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए ट्यूशन है. ये नहीं कि हर एक बच्चे को जाके एडमिट करो, हर एक बच्चा ट्यूशन ले लिए, जो हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है. रियासत जम्मू कश्मीर में एक रिवाज बन गया है कि हर एक बच्चे की कोचिंग सेंटर. सुनिए कोचिंग सेंटर्स में बच्चे कब जाते हैं? सुनिए जब उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती कॉलेज में. सुनिए साहब, वही सुनिए साहब, हम आपको वही कहते हैं, हम तो वही देख रहे हैं कि अब अगर बच्चे रुक कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स का, क्या इनकी फैकल्टीज जो हैं वो क्वालिफाइड हैं? और जो ये फीस ले रहे हैं, क्या फीस ले रहे हैं? वो कहीं से तो इजाज़तनामा किसी चीज़ का हो, नंबर एक. नंबर दो, मैं फिर कहूँगा, हमारे यहाँ सिक्योरिटी बच्चों की पैरामाउंट है और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के ही कॉलेज को खोलने या स्कूल को खोलने या बंद रखने का फैसला किया जाता है. मुझे बिल्कुल बखूबी इल्म है कि नुकसान हो रहा है, इसीलिए परेशानी है. जितनी परेशानी हमें है, मुझे खुशी है कि सब लोगों को वैसी ही परेशानी है और जो रियासत से बाहर लोग हैं उन्हें भी परेशानी है. मैं अपील आपके माध्यम से भी आज जो वालिदैन देख रहे हैं कि वो अपील करता हूं कि हम सब बच्चों को समझाएं. इमोशनल इशू है, हमने उस पर प्रोटेस्ट किया, जो लीगल प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई. अब कोर्ट्स ने जस्टिस करनी है. लेट अस गो बैक टू आवर स्कूल्स एंड डू अ नॉर्मल स्कूलिंग. प्लीज हेल्प अस. आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल हु आर देयर ऑन द पैनल. ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है. सुनिए, जम्मू और कश्मीर में तालाबंदी जो आपने कर दी, जो ताले लगा दिए कोचिंग सेंटर्स में, उससे बात बिगड़ गई. मीम अफजल साहब रिएक्ट करना शायद वेस्टेड इंटरेस्ट इसे ज्यादा कोई तूल दे रहे हैं. हमारा कोई तालाबंदी का न इरादा है और ना हमें उसमें खुशी होगी. हम खाली रेगुलेशन एक के तहत चाहते हैं, ये हमारी मदद करें, हम इनकी मदद करेंगे. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. हम सबका ऑब्जेक्टिव मकसद एक ही है कि बच्चों को तालीम मिले और हमारे रियासत के बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है. ठीक है सर, ठीक है. मीम अफजल साहब, देखिए बुनियादी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा और दोबारा से दोहराता हूँ, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट कीजिए. उनको बंद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों का और ज़्यादा नुकसान होगा. मैं टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते. हमारे यहाँ क्लासेस में बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं. कुछ बच्चे पिकअप नहीं कर पाते हैं, जाहिर है वो ट्यूशन करते हैं या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं. इसके अलावा कोचिंग सेंटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि जारी तालीम के सिलसिले में कोचिंग की जाए. दूसरे कोर्सेज़ के लिए, आगे किसी और अच्छे कोर्स में जाने के लिए या उसकी एक तरह से ट्रेनिंग लेने के लिए भी कोचिंग सेंटर चलते हैं. अब मैं आपको बताऊं, आप तो कोचिंग सेंटर बंद कर रहे हैं. मैं दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी की मिसाल देता हूं आपको. वहाँ पर उन्होंने IAS के लिए एक कोचिंग सेंटर शुरू किया है. तो अगर आप ये महसूस करें कि साहब नहीं, एक यूनिवर्सिटी जिसमें तालीम का पूरा निज़ाम है, उसके बावजूद 12वीं क्लास तक का वो अपने यहाँ, तो अगर वो जी कुछ कहना चाहते हैं आप जरूर कहिए. हाँ, वो कह रहे हैं 12वीं क्लास तक के जो कोचिंग सेंटर्स थे, मैं कहता हूँ ये जो हमारे यहाँ उनको बंद किया गया. 12वीं क्लास तक की ट्यूशंस के लिए, वो दूसरी कोचिंग, तो प्रोफेशनल कोचिंग हमारे यहाँ चालू है, उसमें हमने कोई ये नहीं किया है. ये जी देखिए, ये 12वीं क्लास तक के भी जो कोचिंग सेंटर हैं, इनको बंद करने से आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा. और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप कश्मीर के, अभी आपने कहा कि बाहर से बैठकर आप बड़े बड़े महलों में बैठकर बाहर कश्मीर की सिचुएशन नहीं समझते. मैं उन लोगों में हूं जो कश्मीर आता जाता हूं और कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपनी जगह पर बहुत अहम हैं, लेकिन सरकार का काम होता है कि प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करे, ना कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की. मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय है कि आपने ये कहकर ये इन कोचिंग सेंटर पर ताला लगाकर, बजाय उनको रेगुलेट करने के, आपने ताला लगाने का जो फैसला किया है ये गलत है और इससे आपको, सरकार को आपकी नुकसान होगा. मैं ये समझता हूँ कि इससे पीछे अभी पॉलिटिकल एडवाइस जो हमारे इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने एक इशारा किया
कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप कश्मीर के लोग हैं, आप ज्यादा समझते हैं कि आपके ताल्लुक से पूरे काफी जगहों पर क्या क्या साजिश होती रहती है, खुद कश्मीर में कैसी कैसी साजिशें होती हैं, और हमारे कश्मीर के ही कुछ लीडर उन साजिशों का हिस्सा बनते हैं और उन साजिशों में शामिल होते हैं बाकायदा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो एक पर्टिकुलर पिक्यूलियर सिचुएशन है कश्मीर के अंदर, उसमें जो एजुकेशन से आपके बच्चे बड़ी तादाद में बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर बहुत कश्मीरी बच्चे आते हैं, बेंगलोर जाते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में। मेरा ये मानना है कश्मीरी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जब क्राइसिस में होता है कोई भी जगह या कोई भी स्टेट, वहाँ के बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा तवज्जो उनकी पढ़ाई पर होती है, ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्हें मालूम है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है और उनको वो हिस्सा नहीं मिल सकता जिसके वो हकदार है, इसलिए वो कोचिंग भी करेंगे। सही बात है। और उसको आगे अब देखिए इसके अंदर बुनियादी एतराज क्या है। ठीक है क्या आपने ये काम करने से पहले पेरेंट्स से बात की? इफ्तिखार असल चीज है पेरेंट्स। ये बताइए, जिस साजिश का आपने जिक्र कर दिया बातों में, साजिश कौन सी इसके पीछे आप देख रहे हैं? भाई सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार तर्क दिया जा रहा है कि हम जिन बच्चों की बात आप कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम मुतासिर हैं, समीर साहब कदम उठा रहे हैं। मैं एक सवाल मंत्री साहब से करना चाहता हूं, और समीर साहब आपकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि शायद मंत्री साहब ये कहने से शर्मा रहे हैं कि वो जो लोगों में एक रिजेंटमेंट इस सरकार के खिलाफ है वो दूर करने में नाकाम हो चुके हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जनाब, जो ये बात करें 12वीं क्लास की, देखिए मिसलेड कहां पे किया जा रहा है। जेई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जेई का एग्जाम हो गया 8 अप्रैल को, और करीबन 6 मई या कुछ मई में आपका नीट का एग्जाम हो रहा है। कोचिंग सेंटरों में प्रोफेशनल कोर्सेज के सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये तो दे आर मिसलीडिंग द पीपल। बेसिकली द बेसिक प्रॉब्लम इज ये लोगों के दिल से उतर गए हैं। ये जो आज आप सड़कों पे पथराव देख रहे हैं, ये दिस इज द रेजिस्टेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो ये इन्होंने मिसलीड किया, जो इन्होंने मैंडेट लिया, उस मैंडेट के खिलाफ जो इन्होंने फिर स्टेप्स उठाए, ये आज उसके खिलाफ रिजेंटमेंट है। जो इन्होंने लोगों को एक साजिशें देख लीजिए, साजिश अगर नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज पिछले 3 सालों से कश्मीरी स्टूडेंट स्टॉप कर रहे हैं। किसकी बिना पर? कोचिंग सेंटरों के बिना पर। अगर आपको गरीब बच्चों की ही बिल्कुल परवाह है तो प्राइवेट स्कूल्स बंद करिए। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। प्राइवेट स्कूलों में सब गरीब बच्चे नहीं जा सकते, और आपके सरकारी स्कूलों में वैसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास स्कूली एजुकेशन के जो टीचर है नंबर 1 है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। योर गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू गिव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन एग्जाम्स का अभी हवाला दिया मिसगर साहब ने कि वो एग्जाम अभी सर पर हैं, और ऐसे वक्त में कोचिंग सेंटर्स को बंद कर देना, ये तो बड़ा लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स का। देखिए मैं ये पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स इस डिबेट में नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि ये बच्चों के तालीम के मुतालिक है, इसलिए मैं पॉलिटिकल डिबेट आई विल नॉट आंसर द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट। सुन लीजिए, ये टाइम मौजूद नहीं था। साहब कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद में आता हूं। देखिए नहीं था, की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे बच्चे सड़कों पे मरे, हमारे बच्चे पत्थर उठाए। इनके लिए ये इनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बच्चों को अगर कहने की किसी चीज की जरूरत है, वो ये है कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार मजलूम हो, महकूम हो, आपके पास सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन का हथियार है, उसको इस्तेमाल करो और पूरी दुनिया को फतह कर लो। यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बच्चों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है टीवी स्टूडियो में बैठकर। ठीक है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, किसी को इसकी चट्टी नहीं है। इन लोगों के बच्चे बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे जमीन पे पढ़ रहे हैं, उनकी चट्टी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उसका मतलब नहीं आप कर्फ्यू लगाएंगे, आप इंटरनेट बंद रखेंगे, आप फैसिलिटीज बंद नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे अनंतनाग में पैलेटों का शिकार हुआ एक बच्चा। आपने एजिटेट किया है बच्चों को।
नहीं, आप मिनिस्टर साहब को खुश करना चाहते हैं, आप मिनिस्टर साहब को खुश करना चाहते हैं, आप मिनिस्टर साहब आप खुश करिए पीडीपी को। नहीं, हम हक की बात करेंगे, हम हक की बात करेंगे, हम बच्चों की बात करेंगे, हम कश्मीरियों की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात करेंगे। हमारे लोग मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, हमारी फैसिलिटीजें छीन ली है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेड किया गया, हर दिन हमसे इंटरनेट छीना जाता, हमसे इकोनॉमी छीनी गई, अब हमारे स्कूलों पे दाव लगाया गया है। क्यों हम कश्मीरी हैं, क्यों हम अपने हक की बात करते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, जिसके लिए हमने पीडीपी को मैंडेट दिया है, और इन्होंने हमें ब्रीच किया है, जो अब इन्होंने दिक्कतें हो रही हैं क्या के साथ जो कतई मंजूर नहीं थी जम्मू कश्मीर के अवाम। ठीक है समीर अब्बास साहब, सुनिए जी। समीर भाई, मैं आपको बताऊं कि वजारत की कुर्सी पर बैठ करके बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन बच्चों के दिलों को जाकर के झांके, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने के हकूक भी आप छीनेंगे, वो बच्चे जो कोचिंग में कोचिंग हासिल करने के बाद, ट्यूशन जाने के बाद आईएएस और आईपीएस सियासत से बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो बेसिक तालीम हासिल करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर में, अगर उन्हें भी आप रोकने की कोशिश करेंगे और आपके पास कोई मंसूबा बंदी नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं रोकना चाहता है, बिल्कुल गलत है। उनकी कोचिंग चल रही है, सरकार भी उनकी कोचिंग करा रही है, ऐसा कोई नहीं रोक रहा है। बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोचिंग चल रही है, सरकार भी कर रही है, हम भी आईएएस और आईपीएस के लिए सरकार की तरफ से कोचिंग करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे ये दोस्त वजीर साहब एक करके बोले, आप बैठ करके बोले, मुफ्ती मंजूर साहब का टर्न है, उनकी बात कंप्लीट हो जाती है, हम आते हैं आपके पास। कैसा हिंदुस्तान पेश करना चाहते हैं, कैसा कश्मीर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कश्मीर के लोगों के अंदर में इल्म और हुनर है, दुनिया जानती है, वो कोचिंग हासिल करके आईएएस आईपीएस बनते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, किसके शिकार हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने से भी दूर रखते हैं। ये कौन सी ताकत है, आप जानते हैं, ये इल्म की ताकत है कि आज पूरी दुनिया में कश्मीर माना जाता है। लेकिन अफसोस, उन बच्चों की तालीम को छीन करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं। ये वजारत की कुर्सी ठोकर मारनी चाहिए आपको, इस वजारत की कुर्सी को, जिस वजारत की कुर्सी पर बैठकर आप तालीम को रोकते हैं। बहुत अफसोस होता है हमें। आप ये कहते हैं हम कलकत्ता के अच्छे मकानों में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में जो हिंदुस्तान बसता है ना, जो कश्मीर हमारे दिलों में बसता है ना, जो दर्द हमारे दिलों में, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं आप। वजारत की कुर्सी पर बैठकर महसूस नहीं करेंगे। आप आम लोगों के बीच में आइए वजीर साहब, तो आपको एहसास होगा कि तालीम क्या है। बहुत अफसोस होता है कि हमारे बच्चों की तालीम से भी रोका जाता है। बहुत अफसोस होता है कि उन बच्चों के हाथों में पत्थर होते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं रोकते हैं, बल्कि जिनके हाथों में कलम और कागज होता है आप उन्हें रोकते हैं। आप उन कुर्सियों को छोड़िए और गरीब आवाम के दरमियान में जाइए और उन्हें तालीम याफ्ता बनाइए, उन्हें दुनिया के सामने सुरखरू कराइए। अफसोस होगा हमें अगर आप उन बच्चों को तालीम देने के बजाय पत्थर देंगे। ठीक है, अल्ताफ बुखारी साहब जवाब देना चाहेंगे आप? और इसमें मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, क्योंकि दरअसल ये कहीं ना कहीं मामला पॉलिटिकल रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। फेरोज खान साहब का नाम आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, कश्मीर से ही आते हैं। वो कह रहे हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था और उसमें कश्मीर के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो उनको आपने नेशनल हीरो बताया था। लेकिन आज आप जो बच्चे कठुआ गैंगरेप मामले में इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको आप राउडीज कहते हैं, कि जो स्टूडेंट सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो राउडीज हैं, उनसे हम उसी तरह से निपटेंगे। ये फर्क है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, मैं इसको पॉलिटिक्स के नज़र नहीं करना चाहता हूं। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि बिल्कुल इमोशनल इशू, कठुआ का जो वाक़ा हुआ वो इमोशनल आउटबर्स्ट बच्चों का जायज़ था बिल्कुल, लेकिन उसमें एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अब कोर्ट में चालान पेश हो गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रोटेस्ट करने से हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चों को अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, और जब वो सड़क पे निकलते हैं, इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। So that is as simple। और हमारा काम है बच्चों को समझाना। एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। हमारा काम है समझाना, हम जो बच्चे हाथ में पत्थर ले लें, पत्थरबाजी करने लगे, उनको तो आप राउडीज कहिए, समझ में आता है, लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए पीसफुली अपना प्रोटेस्ट लेक्चर लेना है कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, हमें मालूम है। हम अपने बच्चों के लिए वी आर कंसर्न, इक्वली कंसर्न। हमारे बच्चे हैं और हम इंशाल्लाह उनको बेहतरीन तालीम दे देंगे। जहां हमें उनकी सिक्योरिटी के लिए स्कूल बंद करना पड़ेगा, हम सिक्योरिटी, पहले उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन तालीम का भी ख्याल रखेंगे। वी विल हैव रेमेडियल क्लासेस, वी विल हैव एवरीथिंग, ताकि हमारे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन मिले। नहीं तो कोचिंग सेंटर्स में
कैसे सिक्योर नहीं है हमारे बच्चे, ये बताइए ना कश्मीर में। मैं कोचिंग सेंटर्स के हवाले से नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं जब बच्चे स्कूल में, जैसे ये कह रहे थे सड़कों पे, अगर बच्चे सड़कों पे आएंगे तो हाउ कैन दे बी सिक्योर? दे विल बी सिक्योर इन दिस स्कूल्स और कॉलेजेस, एंड इफ दे हैव टू टेक कोचिंग, एवरी स्टूडेंट डज नॉट नीड कोचिंग। खाली कमजोर बच्चे को कोचिंग चाहिए और उसके लिए रेमेडियल क्लासेस सरकार भी दे देगी, और इन ये कोचिंग सेंटर्स भी जिस वक्त फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे, व्हेन दे कम into the norms which are set up for them, we will allow them also। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं साहब हम कोचिंग सेंटर्स को बंद करने निकले। आप तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं चाहते। सुनिए साहब, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, ये किसने आपको कहा? हमने पूरा टाइम दिया बच्चों को। अब अपील कर रहे हैं बच्चों से भी, और आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं साहब, अब तो केस कोर्ट में है। मुझे नहीं लगता है कहीं पे इतना फास्ट ट्रैक में केस चला है। हमने तो फास्ट ट्रैक में एफआईआर लॉन्च करके एक्यूज को अरेस्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पेश हुआ। इसके बाद क्या चाहते हैं आप? और जी मीम अफजल साहब, आप जवाब दीजिए। इस पर पॉलिटिक्स क्यों कर रही है कांग्रेस करते हैं? तो मिसगर साहब को क्यों अच्छा नहीं लगता है? मिसगर साहब, मुझे भी उतनी तकलीफ होती है जितनी आपको तकलीफ होती है। मेरे भी बच्चे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा मुझसे ज्यादा तकलीफ होती है, इल्म हो, हमें तकलीफ होती है। मुझे थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आपकी सरकार अच्छे से चले, सहमत हूँ, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो कर्फ्यू से नहीं होगा, वो इंटरनेट बंद करने से। अच्छा देखिए आपको फैसिलिटेट करना है। देखिए बुखारी साहब, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है, न कि उनसे फैसिलिटीज छीन लेनी है। आप पिछले 3 सालों से फैसिलिटीज छीन रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सरकार अच्छे से चलाए, हम चाहते हैं कि आप खरा उतरे। दिखाएंगे। लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन इट। हम सब आज अहद कर ले कि हम बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे और इसमें कोई सियासत ना करें। मेरे बच्चों को इस सियासत से साझे छोड़िए। इस मसले पर पॉलिटिक्स हो रही है क्या? इस वजह से हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, नफा नुकसान देखा जाने लगा सियासी, इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए पॉलिटिक्स तो 1971 से चल रही है यहाँ पे। बहुत से लोग कहते हैं हाल ही नहीं हमारी सियासत। मैं पूछना चाहता हूँ, हम पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल पार्टी ही करती हैं, क्या पीडीपी नहीं करती पॉलिटिक्स? अच्छे से चले। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं करती? इनको लोगों ने सियासी जमातों का काम ही पॉलिटिक्स करना है। अगर सियासी जमातें पॉलिटिक्स नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी? लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स और खराब पॉलिटिक्स में फर्क होता है। अच्छी, भाई साहब आप जरा, अजहर साहब, इफ्तिखार भाई, जरा आप थोड़ा सा हमारी बात सुन लें, मेहरबानी होगी आपकी। जी देखिए बहुत जोर से, अब मैं आप तीनों हजरात की जोर जोर से आवाज आ रही थी, मैं एक भी बात नहीं सुन सका। मुमकिन है उसके अंदर कोई बहुत अच्छी बात आपने कही हो जो मुझ तक नहीं पहुंच सकी। मेरा ख्याल है हम लोगों को एक दूसरे का इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि जितना जिसको मौका मिले वो अपनी बात कहे, और अगर उसके बाद दूसरे को मौका मिलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। अगर गलत है तो उसको कंडेम भी कर सकता है, उसका जवाब भी दे सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए ये फैसला जो आपने किया है, मैं सिंसियरली आपसे कह रहा हूं, कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं। आपकी हर चीज को शक की नजर से देखा जाता है, जैसा कि हमारे 2 पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, बल्कि जो हमारे मुफ्ती साहब हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। ये इस हालात में आपको बहुत हर कदम फूंक फूंक के रखना है। मैं आपको ये बता दूं कि आपने जिन लोगों के साथ सरकार बनाई है उस पर कश्मीर वैली में किसी का एतमाद नहीं है, और उनकी वजह से आपका एतमाद भी मुतज़लज़िल हुआ है। अब अगर हम कुछ कहें, किसी बात पर क्रिटिसिज्म करें तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अगर अवाम के हक में कुछ बोलते हैं हम, तो हाँ हम पॉलिटिक्स करते हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे, चूँकि पॉलिटिक्स से ही मसले हल भी होते हैं। पॉलिटिशियंस को इतना बदनाम कर दिया गया है, वो भी उसमें आप भी शामिल हैं, कि आप हर बात को कह देते हैं ये इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। देश के अंदर नेशनल इश्यूज उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कहते हैं पॉलिटिक्स हो रही है। अरे भाई अगर सियासी पार्टियां पॉलिटिक्स नहीं करेंगी तो क्या छोले भटूरे बेचेंगी? अफजल साहब आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि बड़े मुद्दों पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है ना हमें जब कोरी सियासत होती है, सिर्फ सियासी नफा नुकसान देखने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, वहां दिक्कत होती है। सर देखिए
पॉलिटिकल लोग यकीनन अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मजबूत बनाने के लिए यकीनन पॉलिटिकल लोग बयान देते हैं, और वो सब पार्टी करती हैं। हाँ। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये, अगर तर्क मजबूत होता है तो आवाम तक जाता है, और अगर आपका तर्क कमजोर है तो लोग उसे आसानी से नहीं लेते हैं। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार है, इन्होंने सरकार बनाई, ये वो हैं जो कुतबैन हैं, यानी जो एक मगरिब है एक मशरिक है, उसके बावजूद सरकार बनाई उन्होंने। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं थी? ये कोई संन्यास लिया जा रहा था? कोई बाकायदा बहुत बड़ा मजहबी काम था? ये मैं तो नहीं समझता। पॉलिटिक्स थी, और उस पॉलिटिक्स का नतीजा भी आप देख रहे हैं, पूरा कश्मीर तबाह हो गया है। और जहां जो हमारे कश्मीरी भाई जज्बात का इजहार कर रहे हैं, मैं उनके जज्बात को समझता हूं, बल्कि उसकी कदर भी करता हूं, और करनी भी चाहिए। जो तकलीफ कश्मीर के लोगों को है, उसको हम भारत के दूसरे हिस्सों में बैठे हुए लोग इस तरह से नहीं समझ सकते जितना इनको एहसास है, और जितना ये लोग परेशान हैं। इनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, इनके पास कारोबार नहीं है, इनके यहाँ रोज पथराव हो रहा है, रोजाना इस तरह के वाकयात होते हैं, टेररिस्ट आते हैं बाहर के, और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स वो करते हैं, और यहाँ पर कुछ जमातें उस पॉलिटिक्स का शिकार होकर के बाकायदा पॉलिटिक्स करती हैं। तो कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उस पर खुदा के वास्ते सबको रहम करना चाहिए, कश्मीर के लोगों पर रहम करना चाहिए। जो कश्मीर के हालात हैं उसमें इस बात की इजाजत नहीं देती पॉलिटिक्स के आप उल्टी सीधी पॉलिटिक्स करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए। यकीनन सब पार्टियों की कश्मीर को लेकर ज्यादा हो गई। एक बार फिर हम वापस लौट आते हैं, उसमें कोई पार्टी नहीं बची हुई है, चाहे वो कश्मीर की हो चाहे वो बाहर की हो। वक्त खत्म होता जा रहा है। अल्ताफ बुखारी साहब, आखिर में आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स को? ये जो पाबंदी आपने लगाई है कोचिंग सेंटर्स पर, ये कितने दिन में खत्म हो जाएगी सर? कितना वक्त चाहिए आपको ये पता करने में कि नहीं अब कुछ नहीं होगा? मैं आपकी वसातत से अपने बच्चों को यकीन दिलाता हूं कि उनका जरा भर नुकसान हम होने नहीं देंगे। हम जितना फास्ट ट्रैक में इनको क्लियर कर सकेंगे इनको क्लियर करेंगे। मेरी बात आज भी कोचिंग सेंटर्स के जो मालिकान हैं उनके साथ हुई है, वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। दे आर आल्सो गोइंग टू फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि 15 दिन बाद रिव्यू करेंगे। बात नहीं है। मैं फिर गुजारिश करता हूं बच्चों से कि वो स्कूलों में वापस जाएं। ये जो उनकी ट्यूशन्स का मसले हैं ये भी हल होंगे, और जितने पैनलिस्ट हैं इनको यकीन दिलाता हूं आप इसको रिव्यू कीजिए, मिलजुल के इस मसले का आपको सही सरकार को इस पर रिव्यू करना चाहिए। करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ बुखारी साहब। बिल्कुल करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बाकी सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम और पूरा हिंदुस्तान ये उम्मीद बस करता है कि आप जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लें, जो जल्द से जल्द रिव्यू करना है। आपको 15 दिन का आपने वक्त लिया है, थोड़ा सा अगर आप और पहले कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो तालीम हासिल कर रहे हैं हमारे बच्चे कश्मीर के, उनको पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की आपसे अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।